हेलो नमस्कार दोस्तों, जिड्डी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो आज आपका पेपर हुआ है, कहने का मतलब जो सभी शिफ्ट हैं उनका जो पेपर हुआ है उनके बारे में आज एनालिसिस करते हैं थोड़ा बहुत। उसमें कि आपके किस प्रकार से जो जीके में जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आए उनके बारे में बात करते हैं। देखो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो लिए हैं आपके, देखो उनकी बात करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है वो है कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। क्या अनुच्छेद वो 23 है वो किससे संबंधित है, वो आपके प्रश्न आया था जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आया था। अनुच्छेद 23 है वो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, बलात्श्रम का प्रतिषेध से संबंधित है। इसमें देखो नोट में मैंने ये भी और साथ में मैंने इसका विस्तार से भी अध्ययन करने की कोशिश की। देखो, मानव का दुर्व्यापार और बेघर तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इससे संबंध का कोई उल्लंघन अपराध होगा। जिस प्रकार कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है, अगर उसको काम के बदले पैसे नहीं मिलते, उसको बोलते हैं मानव के दुर्व्यापार और या बलात्श्रम का प्रतिषेध। यही प्रश्न आया था आपके फर्स्ट शिफ्ट में जीके में। आगे बात करते हैं, कहने का अपराध होगा और जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आगे बात करते हैं, देखो अगला प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है। कि अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 43 से 43 वो है कुटीर उद्योग। किससे संबंधित है? कुटीर उद्योग से। अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किए, जैसे ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, कॉयर बोर्ड आदि, जो कुटीर उद्योगों को वित्त एवं विपणन में आवश्यक सहायता प्रदान करें। ये आपका है, ये है जो 43 वो है कुटीर उद्योग के लिए। किसके लिए? कुटीर उद्योग के लिए। अगला जो आपका प्रश्न है वो है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अब 32 वाला भी प्रश्न आया था आपके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय में भी अन्य न्यायालय को सौंप सकती है, बेशर्त कि वे उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए है। कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 32 है वो संसद, देखो यहाँ लिख रखा है, संसद सर्वोच्च न्यायालय शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को सौंप सकती है, बेशर्त कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में है। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए है। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए। अगला प्रश्न है कि आपका कि अनुच्छेद 32, ये दोबारा आ गया, सॉरी दोस्तों। आगे है कि धार्मिक स्वतंत्रता कौन सा है। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, तो वो अनुच्छेद होगा 25। कौन सा? अनुच्छेद 25। अगर आपने अनुच्छेद 25 किया तो आपका राइट आंसर है। ये धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 26 में देखो ये क्या लिखा है। अनुच्छेद 26 में ये लिख रखा है कि अनुच्छेद 26 में ये लिख रखा है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। इसमें ये चीज लिख रखी है। 25 देख लिया कि अनुच्छेद 25 से वो किससे संबंधित है, वो देख लिया। अगला है हमारा प्रश्न कि साइखोम। आपके सीधा सा प्रश्न आया कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। ये सीधा सा प्रश्न आया, जबकि इसका ये है क्या कि साइखोम, इसका जो पूरा नाम है वो है साइखोम मीराबाई चानू। किस खेल से संबंधित है, वो है बार्तोलोन से। किससे? बार्तोलन से। आगे देखो, इसमें मैंने कुछ और जोड़ा है। इसमें देखो, साइखोम मीराबाई चानू एक भारतीय वार्तोलक है। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता है, जिसमें कुल 202 किला बार्तोलन के साथ 49 किलो बार्तोलन में रजत पदक भी जीता है। और ये इम्फाल मणिपुर की रहने वाली, कहने का मतलब जो है ये कहाँ की रहने वाली, जो मीराबाई चानू है वो कहाँ की रहने वाली है, वो है मणिपुर, इम्फाल की राजधानी है ना, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है ना, वो उसी की रहने वाली है। उन्होंने वर्ष 2018 के लिए खेल रत्न से सम्मानित भी
किया गया था। ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर कल जो परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें से अगर उनसे ये पूछ लिया तो क्या पता इनमें से कुछ और पूछ ले। आगे बात करते हैं कि मुंडा त्योहार क्या है। मुंडा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा झारखंड से। जो मुंडा त्योहार है वो झारखंड से संबंधित है। किससे है? झारखंड से। अगला हमारा प्रश्न है, नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा? पद्मश्री। अगर आपने पद्मश्री वहां सही किया है तो आपका राइट आंसर है क्या है? पद्मश्री। अब आगे देख तो इसके बारे में मैंने कुछ और लिखा है। मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री से सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देखो रामनाथ कोविंद ये कौन थे? जो हमारे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब के अभी कौन है? अभी वर्तमान में हो वो कौन सी है? उसका नाम बताना मेरे को कमेंट में जरूर लिखना। नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया। उन्होंने 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उस समय ये भी स्वर्ण पदक भी उन्होंने लिया था, स्वर्ण पदक जीता। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो कौन सा है कि मोहिनीअट्टम कौन सा है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य वो किससे संबंधित है? वो है, अभी देख लेते हैं को किससे संबंधित है। वो है केरल से। किससे संबंधित है? केरल से। देखो सीधा सा उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ कि मोहिनी जो अट्टम है वो किससे संबंधित है? वो केरल से संबंधित है। उसमें मैंने कुछ और लिखा है कि मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की देवी है मोहिनी। केरल का शास्त्रीय एक रूप नृत्य है। आगे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है कौन सी गैस तापमान कम करने पर तरल अवस्था में पाई जाती है? देखो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सीधा सा है, वो है हीलियम। कौन सी? हीलियम। मानक दबाव पर रासायनिक तत्व है हीलियम केवल 269 डिग्री सेल्सियस, आगे लिख रखा है देखो, कम तापमान पर तरल रूप में मौजूद होता है। फ़ारेनहाइट भी लिख रखा है इसका, ये इसका उत्तर है। इसका जो कम तापमान वो है हीलियम। अगर आपने हीलियम सही किया है तो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि ऋग्वेद की रचना किसने की? ऋग्वेद की रचना किसने की? वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेद व्यास द्वारा 4 प्रकारों में, देखो ऋग्वेद की जो रचना की थी उसने की थी वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने। सीधा सा उत्तर है किसने की थी? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने। देखो 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इस प्रकार के वो वेद हैं द्वारा जो महर्षि वेद व्यास है उन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। अब आगे बात करते हैं, सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 350 वर्ष पूर्व हुई थी। और इसकी रचना का वर्ष ठीक से ज्ञात नहीं है, इसलिए इसका गणना लगभग की गई है। ऋग्वेद संहिता मूल पाठ और लगभग 10,600 छंदों में 1028 श्लोकों के साथ 10 पुस्तकों का संग्रह है। कितनी? 10 पुस्तकों का संग्रह है और श्लोकों की रचना ऋषियों ने की थी। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, ये मैंने बताया भी था एक बार शायद। यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसका सीधा सा राइट आंसर है वो होगी या तो पंचवर्षीय योजना। देखो इसमें या तो पंचवर्षीय योजना, आपके ऑप्शन में या तो पंचवर्षीय योजना आया था या मूल कर्तव्य आया था। अगर दोनों में से आया था तो आपका जो या तो पंचवर्षीय, अगर पंचवर्षीय आया तो पंचवर्षीय सही, अगर मूल कर्तव्य आया तो मूल कर्तव्य सही है। ये दोनों यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। इसमें कुछ और बात करते हैं, भारत संविधान में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब देखो कल यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है अगला कि यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है वो किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? कि 1 to 9, ये सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है। हालांकि अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय होगा, कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। जो 129 है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। इसमें क्या लिख रखा है? सर्वोच्च न्यायालय
अभिलेखों का न्यायालय होगा और उसके पास अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित इस प्रकार के न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। इसमें ये राइट आंसर होगा, वो होगा सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय होगा। अब आगे बात करते हैं कि 2023-24 के बजट में कितनी प्राथमिकताएं दी गई थी। सीधा सा इसका उत्तर है वो है 7। कितनी? 7। बजट की 7 प्राथमिकता शपथ ऋषि, जिसे बोलते हैं शपथ ऋषि, इनमें शामिल है। देखो जो शपथ ऋषि है वो कौन कौन से? समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा, निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये है 7 प्राथमिकताएं। अब आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है, वो अभी बताया था। सॉरी दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है। जो शेफाली वर्मा थी वो किस खेल से संबंधित है, वो सीधा सा उत्तर है किससे संबंधित है? क्रिकेटर से। किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है ये। आगे बात करते हैं कि जनवरी 2020 में शेफाली को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई थी। जो ऑस्ट्रेलिया में जो T20 होता है उसमें उन्होंने 2020 में उसको खेलने के लिए सिफारिश भी की गई थी इनकी। आगे क्या लिखा है कि उसी साल बीसीसीआई बोर्ड, बीसीसीआई फुल फॉर्म क्या देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की ये फुल फॉर्म है, ने उन्होंने केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया था। वर्ल्ड कप में से पहले 161 स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर रही थी। ये किससे संबंधित है? यह है क्रिकेट से संबंधित। किससे? क्रिकेट से। आपके ये ऑप्शन आया था 100%। आगे बात करते हैं जौहर कप का संबंध किससे है। जौहर कप, यह है जौहर कप का जो संबंध है वो है हॉकी टूर्नामेंट से। किससे? हॉकी से। कहने का मतलब सीधा सा है कि जौहर कप का संबंध किस खेल से है, जबकि ये प्रश्न तो इस प्रकार से आया था कि जौहर कप का संबंध है वो किस खेल से है, तो उत्तर होगा हॉकी कप से। किससे? हॉकी कप से। देखो सुल्तान जौहर कप मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, जिसमें 5 टीमें विजयी हुई और भारतीय ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार टूर्नामेंट जीता, जबकि जर्मनी और मलेशिया ने 1 बार टूर्नामेंट जीता। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है इंडो बर्मा युद्ध कब हुआ। ये युद्ध 1824 से लेकर के 1826 में हुआ। ये प्रथम युद्ध, याद रखना, ये प्रथम युद्ध है। आपके वो कौन सा आया था वो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, ये सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो सीधा सा उत्तर है कि वो है उत्तर प्रदेश की। ये सबको पता है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। 19.98 करोड़ है। जबकि राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की मेरे को कमेंट में बताना कितनी है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या कितनी है? कितनी है ये? 19,98,12 ऐसे है ये, इस प्रकार से ये। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखो 19,98,12,341। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। पहले स्थान पर वो कौन सा? यूपी है। कौन सा? यूपी। सर्वाधिक जो जनसंख्या वो किसमें? यूपी में। अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, तो सीधा सा उत्तर है यक्षगान। आपके ऑप्शन में जरूर आया, 100% आया था कि कर्नाटक से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित। उत्तर है यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो है निम्न में से बांसुरी वादक है। देखो भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक है एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामनी आदि। इस प्रकार आप में से अगर कोई ऑप्शन है तो वो आपका राइट आंसर है।
अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में सुप्रीम, देखो क्या लिखा है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जस्टिस बीवी नागरत्ना। नागरत्ना कौन सी है? नगरत्ना। इसको नगरत्ना बोलते हैं, वैसे इसको नागरत्ना ही है। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस न्यायाधीश बनी दी है। देखो सुप्रीम कोर्ट की सीधी सी है कि वो है जस्टिस बीवी नागरत्ना। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी थी है। जो अगला प्रश्न है वो है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जो इसका राइट आंसर है वो है बृहदर्थ। कौन से? बृहदर्थ साम्राज्य का अंतिम शासक था मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है, जो लास्ट हमारा जो प्रश्न है वो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहली योजना है 1951 से लेकर 1956, इसे पंचवर्षीय योजना। जो पंचवर्षीय योजना शुरुआत है वो 1951 से लेकर 1956 तक की गई थी। जो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। गुलजारीलाल नंदा उपाध्यक्ष थे। उस समय अध्यक्ष तो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था तथा उसका उद्देश्य राष्ट्र विभाजन का द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। देखो इस प्रकार के दोस्तों, देखो यह प्रश्न है, ये आज की जो शिफ्ट बाद जो प्रश्न आए थे जीके के वो इस प्रकार हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखो वीडियो तो देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।